Continuing with the criticism on Plato, we come to a point that where critics say that Plato has had a paternalistic attitude towards cultural education. यानी जो cultural education है जो उनके दौर में already हो रहा था, जिस तरह से culture था वो evolve हो रहा था या change हो रहा था, या एथेंस और ग्रीस का जो cultural perspective है उसके साथ उनका सलूक जो है वो गैर मुनसिफाना रहा. उन्होंने उसके ऊपर बिल्कुल भी रोशनी नहीं डाली और बल्कि उससे दूरी इख्तियार की. And then considered a conservative or even antiquated philosophy of education. उन्होंने conservative जहां आप जो पहले से असूल मौजूद हैं उन्हीं को कंजर्व करके आगे चलें, बल्कि ओपन ना हो. तो ये ओपननेस की बजाय आपको मुकीद करता है इनका फलसफा, ये भी क्रिटिक्स का कहना है. एंड देन इनकम्पैटिबिलिटी विद द साइंटिफिक आइडियाज एंड मेथड्स ऑफ साइंस. अब ये बात तो बहुत वाज़ेह है. इफ़ वी लुक इन अ पर्सपेक्टिव, idealism, the spiritual world and the material world, now these are the things which don't have a real scientific explanation. I mean, if God exists or not, if there are angels or not, if there is an ultimate reality, if there is an ultimate truth or not, these things are very much fictional. They don't have scientific or empirical foundations, and there is no scientific evidence that a human being, that an individual transcends from the physical life towards the material life towards the spiritual life, comes back and is become completed his journey of becoming a resourceful and a strong individual. अब ये सब बातें बहुत हद तक तख़य्युलाती हैं. माइंड इटसेल्फ तख़य्युलाती है, जबकि आज की दुनिया में तो हम ब्रेन तक पहुंच चुके कि देयर इज़ अ मसल इन आवर स्कल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंकिंग, जबकि उस ज़माने में माइंड की बात होती थी, जहन की. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुख्तलिफ क्रिटिक्स ने बयान किए हैं. एंड देन वी लिव इन अ मटीरियलिस्टिक टाइम्स एंड डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव देयरफॉर ब्रॉट अबाउट फंडामेंटल चैलेंजेस टू आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स. अब आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो हैं फिलॉसफी के, उनको कुछ फंडामेंटल चैलेंजेस उन पे पोज किए हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में, जिसके अंदर डेथ का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर लाइफ का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर डीएनए का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हैविंग सम मेंटल डिजीजेस का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हैविंग सम फिजिकल एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनसे बचने के तरीके मौजूद हैं. तो उस सारी इतनी साइंटिफिक दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द है, जिसमें लर्निंग के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स वज़ा कर दिए गए हैं कि इफ़ यू हैव अ ब्रेन and if there is no damage to the brain, then yes, you will become a good learner. If certain area of the brain is damaged, then your learning must not be up to that level, cannot be up to that level. तो उस सूरत में आइडियलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना ज़रा मुश्किल हो चला है. और फिर उसके बाद द डिक्लाइन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी अफेयर्स विल आल्सो बिकम अ मेजर कॉज फॉर पुटिंग असाइड आइडियलिज्म. अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा हमें क्रिश्चियन वर्ल्ड की तरफ जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए कि क्रिश्चियन वर्ल्ड में, जैसा कि आपको मालूम है कि चर्च बहुत इम्पॉर्टेंस रखता था लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एजुकेशन में, और लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ़ फतवे जारी करने में, जिसमें बच्चों के एजुकेशन से लेके पेरेंट्स की, किसी के जहनी बीमार होने की, हर चीज़ में चर्च और रिलीजन का एक रोल हुआ करता था. जबकि जब एनलाइटनमेंट हुई, जबकि अदवार चेंज हुए, तो मॉडर्न एजेस के अंदर चर्च को एक साइड पे रख दिया गया और उन्हें ये कहा गया कि आपका रोल इन चीज़ों में नहीं होना चाहिए. उसके साथ साथ यहाँ ऑथर्स का ये कहना है, क्रिटिक्स का, कि जो ही ये चर्च की ज़िंदगी और रिलीजियस लाइफ से दूरी हुई आम ज़िंदगी की, तो आइडियलिस्टिक फ़िलॉसफी को भी एक साइड पे रखा जाना शुरू कर दिया गया. उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जो कि पहले हुआ करती थी. और फिर idealism isn't modern enough, it isn't factual enough. Idealism modern भी नहीं है और factual भी नहीं है, यानी हकाइक पे मबनी भी नहीं है.